हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, विश्व में किस देश को कंगारुओं का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। बिहार में 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर, सीएम नीतीश कुमार ने किया डीबीटी ट्रांसफर। लाभार्थी बोली, भगवान ने प्रार्थना सुनी, आप सीएम बन गए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। और बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर डीबीटी के जरिए राशि ट्रांसफर किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री आवास पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यहाँ सीएम नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों और विभागीय प्रतिनिधि मौजूद रहे। नीतीश कुमार ने 10 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किया और कुल 1000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आप जानते हैं कि इस बार बिहार के लोगों ने बिहार विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से एनडीए को जिताया। अगले 5 सालों के लिए हमें सेवा करने का मौका फिर से आपने दिया है। मैं इसके लिए बिहार के सभी महिलाओं के साथ साथ सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तराखंड में 14 जनवरी से होगा अर्धकुंभ, 4 शाही स्नान समेत 10 मुख्य स्नान की तिथियां तय। सीएम और 13 अखाड़ों की बैठक में लिया गया फैसला। उत्तराखंड में 2027 में होने वाले अर्धकुंभ की तिथियां तय हो गई हैं। हरिद्वार में होने वाले ये भव्य आयोजन 14 जनवरी से शुरू होगा और 20 अप्रैल को खत्म होगा। 97 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 10 प्रमुख स्नान शामिल हैं, जिसमें पहली बार 4 शाही अमृत स्नान भी होंगे, जिसे एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। कई दिनों से अर्धकुंभ की तिथियों को लेकर असमंजस की स्थिति थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार डाम कोठी में अखाड़ा प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और इस बैठक में मेला प्रशासन की ओर से 13 अखाड़ों के 2-2 सचिव या नामित प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कर्नाटक में मोदी ने 1 लाख लोगों के साथ गीता पाठ किया, श्री कृष्ण मठ में पूजा की, सोने का कलश चढ़ाया। गोवा में भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ में पूजा अर्चना की और यहां सुवर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन किया और सोने का कलश चढ़ाया। इसके बाद पीएम मोदी ने 1 लाख लोगों के साथ श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया। पीएम मोदी सुबह 11 बजे के करीब पहुंचे थे और उन्होंने 3 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। उत्तराखंड में बीआरओ ने 6 दिन में ब्रिज बनाया, 30 लोगों ने दिन रात काम किया। पहले 5 घंटे और अब आधे घंटे में पहुंचेंगे आदि कैलाश। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आदि कैलाश क्षेत्र में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ की 65 आरसीसी ग्रेफ ने 14,500 फीट की ऊंचाई पर 100 फीट का वैली ब्रिज सिर्फ 6 दिनों में तैयार किया और ये ब्रिज पार्वती कुंड से निकलने वाली विचिंती नाले पर बनाया गया है। 40 टन क्षमता वाले इस वैली ब्रिज को 30 मजदूरों ने लगातार काम करके पूरा किया है और ऊंचाई, मौसम और सीमित संसाधनों के बावजूद इतनी कम समय सीमा में निर्माण पूरा होना बीआरओ के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। कपिल के कनाडा वाले कैफे में फायरिंग का आरोपी हुआ गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने लुधियाना से पकड़ा। कॉमेडियन के कैफे पर 3 बार गोलियां चलाई थी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैप्स कैफे में हुई फायरिंग के आरोपी को पंजाब के लुधियाना में गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम बंधु मान सिंह सेखो है, जो कि गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो गैंग का अहम हैंडलर बताया जा रहा है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसके पास से PX-3 हाई एंड पिस्टल मेड इन चाइना बरामद की है, जिसमें 8 जिंदा कारतूस मिले हैं। पुलिस के मुताबिक सेखों के भारत में छिपे होने की सूचना मिली थी और सेखों पर आरोप है कि उसने फायरिंग की साजिश रची थी और शूटरों से लेकर लॉजिस्टिकल सपोर्ट तक मुहैया करवाया था। एप्पल भारत में 5वां स्टोर खोलेगा, 11 दिसंबर को नोएडा में DLF मॉल में ओपनिंग। इस साल तीसरा आउटलेट ओपन होगा। एप्पल ने भारत में अपना 5वां रिटेल स्टोर 11 दिसंबर को नोएडा के DLF मॉल ऑफ इंडिया में खोलने का ऐलान किया है। ये दिल्ली NCR का दूसरा स्टोर होगा और 1 अप्रैल 2023 में दिल्ली में खुला था। बेंगलुरु 2 सितंबर को, पुणे 4 सितंबर के बाद 2025 में एप्पल का यह तीसरा स्टोर ओपन होगा।
सीईओ टिम कुक ने कहा था कि भारत में मुंबई, दिल्ली के अलावा 4 और स्टोर खोले जाएंगे। नोएडा स्टोर में आईफोन 17 सीरीज, M5 पावर्ड मैकबुक प्रो और 14 मैकबुक प्रो जैसे लेटेस्ट प्रोडक्ट मिलेंगे। कस्टमर्स नए फीचर्स ट्राई कर पाएंगे। स्पेशलिस्ट, क्रिएटिव्स, जीनियस और बिजनेस टीम्स एक्सपर्ट सपोर्ट देंगे। सीडीएस चौहान बोले, हर दिन बदल रहे हैं युद्ध के तरीके। भारतीय सेना फ्यूचर वॉरफेयर के मुताबिक तैयार हो, उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि युद्ध लगातार खुद को बदलता और बनाता रहता है। जो कि कॉन्सेप्ट भविष्य के लगते हैं वो लागू होने से पहले ही पुराने भी हो सकते हैं। ये एक ऐसा रिस्क है जो सेना को उठाना पड़ता है, इसलिए फ्यूचर वॉरफेयर के मुताबिक अंदाजा लगाना, तैयारी करना हमारे अस्तित्व से जुड़ जाता है। इसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सीडीएस चौहान ने नई दिल्ली के सैम मानेकशॉ सेंटर में चल रहे चाणक्य डिफेंस डायलॉग में ये बातें कही हैं। वे फ्यूचर वॉर्स मिलिट्री पावर के जरिए स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग विषय पर बोल रहे थे। एसआईआर मुद्दे पर चुनाव आयोग से मिले 10 टीएमसी सांसद। डेरेक ओब्रायन बोले, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ कौन से रंगे। हमने 5 सवाल पूछे, जवाब नहीं मिला। देश भर में एसआईआर को लेकर जारी विवाद के बीच टीएमसी के 10 सांसदों का डेलीगेशन दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने के लिए पहुंचा। सांसदों और चुनाव आयुक्त के बीच करीब 2 घंटे तक मुलाकात चली। मीटिंग से बाहर आने के बाद टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी टीम से मिले। हमने सबसे पहले उन्हें एसआईआर प्रोसेस की वजह से लगभग 40 मरे हुए लोगों की लिस्ट सौंपी। हमने मीटिंग ये कहकर शुरू की कि मिस्टर कुमार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ कौन से रंगे हैं। हमने 5 सवाल पूछे, किसी का भी जवाब नहीं मिला। मीटिंग में जो हुआ वो यही है। राहुल गांधी बोले, दिल्ली के प्रदूषण पर मोदी जी चुप क्यों हैं। माएं मुझसे कहती हैं बच्चे जहरीली हवा में बड़े हो रहे, संसद में चर्चा हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण पर मोदी जी चुप क्यों हैं। आपकी सरकार प्रदूषण रोकने के लिए न कोई तुरंत कार्रवाई कर रही है, न ही कोई योजना और जवाबदेही दिख रही है। उन्होंने एक्स पर दिल्ली की महिलाओं के साथ प्रदूषण पर बातचीत का वीडियो शेयर किया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि मैं जिस भी माँ से मिलता हूँ वो कहती है कि उनका बच्चा जहरीली हवा में सांस लेकर बड़ा हो रहा है। लोग थके, डरे हुए हैं और गुस्से में हैं। मोदी जी, भारत के बच्चे हमारे सामने घुट रहे हैं। उत्तराखंड में पतंजलि घी के सैंपल जांच में हुए फेल। अधिकारी बोले, ये खाने लायक नहीं। 1,40,000 का जुर्माना लगाया। बता दें कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के घी के सैंपल जांच में फेल पाए गए हैं, जिसके बाद कंपनी समेत 3 कारोबारियों पर 1,40,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही खाद्य विभाग का कहना है कि यह खाने लायक भी नहीं है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में घी का सैंपल लिया गया था। इसकी जांच प्रदेश स्तर रुद्रपुर और राष्ट्रीय स्तर गाजियाबाद की लैब में करवाई गई थी और जांच में घी स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरा है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन पिथौरागढ़ के असिस्टेंट कमिश्नर RK शर्मा ने बताया कि अगर किसी ने भी ये घी खाया तो उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसके साथ ही लोग बीमार भी हो सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और न्यूज दिखाने के तरीके आपको अगर पसंद आए हैं तो हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें। उसके बगल में क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आप कोई भी खबर मिस ना कर पाएं, क्योंकि 60% लोग हमारे वीडियोस को केवल देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। इसलिए अगर आप भी उन 60% लोगों में से हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका हमारे चैनल पर लगातार जुड़ाव बना रहे। कैंची धाम जाने पर अब नहीं मिलेगा जाम। तल्ली ताल ढांट छावनी कार्यालय तक सड़क का चौड़ीकरण। 1,12,000 करोड़ रुपए का शासनादेश हुआ जारी। बता दें कि उत्तराखंड के नैनीताल की सड़कें लगातार जाम की समस्या से जूझ रही हैं। पहाड़ों पर बढ़ती हुई पर्यटकों की संख्या और विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम मंदिर के दर्शन के लिए हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु नैनीताल पहुंचते हैं और इससे तल्ली ताल ढांट से छावनी कार्यालय तक का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी समस्या के समाधान के लिए शासन ने नैनीताल भवाली राज्य मार्ग के 300 मीटर हिस्से को चौड़ा करने का निर्णय लिया है और लोक निर्माण विभाग की ओर से भेजे गए 1,12,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को शासन ने स्वीकृति देते हुए शासनादेश जारी कर दिया है। इसके बाद लोक निर्माण विभाग ने सड़क चौड़ीकरण की टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल फिर हाईकोर्ट पहुंचे। पेरोल न देने के पंजाब सरकार के फैसले को चुनौती दी। सोमवार को सुनवाई होगी। पंजाब से खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल सिंह फिर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे। उन्होंने संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए पेरोल न देने के पंजाब सरकार के फैसले को चुनौती दी और इस मामले में सुनवाई होगी। इससे पहले हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अमृतपाल की पेरोल पर 1 हफ्ते में फैसला लेने को कहा था, लेकिन सरकार ने उसे खारिज कर दिया। इस संबंध में DC और SSP ने
रिपोर्ट दी कि अमृतपाल को पैरोल से माहौल बिगड़ सकता है और अमृतपाल इस वक्त एनएसए के केस में असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। तो 2024 में खडूर साहिब सीट से 2 लाख वोटों से चुनाव जीतकर जेल में रहते हुए चुनाव जीत गया था। उत्तराखंड में बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े आलोकनाथ पर एफआईआर। एलयूसीसी चिटफंड घोटाले में सीबीआई की जांच हुई तेज। उत्तराखंड में खोली थी 35 शाखाएं। उत्तराखंड में पिछले सालों से चर्चा में रहे एलयूसीसी घोटाले में अब बड़ा मोड़ आ गया है। सीबीआई ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए 46 लोगों को आरोपी बनाया है। इसमें बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोकनाथ भी शामिल हैं, जो कि इस ठगी करने वाली कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। एलयूसीसी यानी लोनी अर्बन मल्टी क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने उत्तराखंड में 2019 से संचालन शुरू किया था। कंपनी ने कम समय में अधिक मुनाफे का लालच दिखाकर लोगों से करोड़ों रुपए जमा करवाए। इसके लिए 35 से अधिक शाखाएं खोली गई थी और कई एजेंटों को काम पर लगाया गया था। नक्सली बोले, देवजी को आंध्र प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया, 50 साथी भी पकड़े गए। एमएमसी लीडर अनंत ने कहा, सीएम गृह मंत्री के सामने सरेंडर करेंगे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी एमएमसी के सैकड़ों नक्सली अब सरकार के सामने हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटने की बात कह रहे हैं। एमएमसी के प्रवक्ता और नक्सली लीडर अनंत ने कहा कि 1 जनवरी को इस कमेटी के सभी साथी एक साथ सरेंडर करेंगे। उन्होंने सरकार से अपील की है कि तब तक ऑपरेशन रोके रखें। अनंत ने इस बारे में एक पर्चा जारी किया है और ये पिछले हफ्ते भर में दूसरा पर्चा है। पहले पर्चे में 15 फरवरी तक हथियार डालने की बात कही गई थी। अब नए पर्चे में 1 जनवरी तक हथियार सरेंडर करने की घोषणा की गई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा संजौली मस्जिद विवाद। वक्फ बोर्ड ने चुनौती दी। सोमवार को याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर फैसला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। वक्फ बोर्ड ने शिमला नगर निगम आयुक्त और जिला अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में याचिका डालकर चुनौती दी। अब इस याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर फैसला होगा। दरअसल बीते 30 अक्टूबर को जिला अदालत ने शिमला नगर निगम आयुक्त के 3 मई 2025 के उन आदेशों को सही ठहराया जिसमें निगम आयुक्त ने पूरी मस्जिद को अवैध बताते हुए पूरा ढांचा हटाने के आदेश दिए थे, मगर इन आदेशों को वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत में चुनौती दी। हरियाणा में वेरिफिकेशन के चक्कर में अटकी ट्रांसफर पॉलिसी। सीएम के विभागों में ही सबसे ज्यादा पेंडेंसी। रिमाइंडर भेजने के बाद भी अफसर नहीं सुन रहे। हरियाणा में मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर विभाग गंभीर नहीं दिख रहे हैं और यही वजह है कि कई विभागों का सर्विस वेरिफिकेशन का डेटा अभी अपलोड नहीं हुआ है। इसका खुलासा विभागों के स्टेट लेवल के नोडल अधिकारी ओटीपी के रिपोर्ट में हुआ है और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इन विभागों में सबसे अधिक मुख्यमंत्री नायब सैनी के विभाग हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा ऊर्जा मंत्री अनिल विज के विभाग भी शामिल हैं। हालांकि विभागों की ओर से जिला और स्टेट लेवल पर लगातार रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं, लेकिन अफसर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं और अभी इन विभागों के कर्मचारियों की सर्विस वेरिफिकेशन का काम पूरा नहीं हो पाया है। रोहतक एमडीयू पीरियड्स केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र हरियाणा सरकार को नोटिस। बेंच बोली, कर्नाटक में मासिक धर्म के दौरान छुट्टी दे रहे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र हरियाणा सरकार और अन्य को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें हरियाणा के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय एमडीयू में महिला सफाई कर्मचारियों से उनके प्राइवेट पार्ट की फोटो के जरिए से ये साबित करने के लिए कहा गया कि वे मासिक धर्म से गुजर रही हैं। जस्टिस पीवी नागरत्ना और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि संबंधित व्यक्तियों की मानसिकता को दर्शाता है। यदि उनकी अनुपस्थिति के कारण कोई भी भारी काम नहीं किया जा सकता है तो किसी और को तैनात किया जा सकता था। हमें उम्मीद है कि इस याचिका में कुछ अच्छा होगा। आतंकवादी डॉक्टर आदिल की व्हाट्सएप चैट सामने आई। अस्पताल प्रबंधन के सामने गिड़गिड़ाया। विस्फोटक के लिए सैलरी से 8 लाख रुपए दिए। बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट के आतंकवादी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर्स विस्फोटक जुटाने के लिए सैलरी से पैसा दे रहे। गिरफ्तार डॉक्टरों की बैंकिंग डिटेल और मोबाइल रिकॉर्ड से सबूत मिले हैं। सहारनपुर के फेमस मेडिकेयर अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर आदिल अहमद की व्हाट्सएप चैट भी सामने आई जिसमें वह एडवांस सैलरी के लिए गिड़गिड़ा रहा है। जांच एजेंसी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा के फरीदाबाद के धौज और फतेहपुर तगा गांव में बरामद सामग्री और दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल विस्फोटक पर डॉक्टरों ने 26 लाख रुपए खर्च किए थे और इसमें से 8 लाख रुपए डॉक्टर आदिल ने दिए थे। जांच एजेंसियां अब आदिल के संपर्कों की तलाश कर रही हैं।
एमपी में बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर, पुलिस की पंक्चर गाड़ी से कूदकर भाग रहा था, पैर में गोली मारकर पकड़ा। मध्य प्रदेश के रायसेन में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोपी सलमान गुरुवार देर रात शॉर्ट एनकाउंटर में घायल हो गया। पुलिस जब उसे गौहरगंज ले जा रही थी तभी उसने भागने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस को उसे पैर में गोली मारना पड़ा। वहीं आरोपी का भोपाल के हमीदिया अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसकी हालत खतरे से बाहर है। सलमान पर आरोप है कि 21 नवंबर को वह बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर जंगल में ले गया था और वहां उसके साथ दुष्कर्म करके फरार हो गया। इलाके में तब से ही घटना के विरोध में धरना प्रदर्शन चल रहा था। लोग आरोपी के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खुरपुसे के मुताबिक रायसेन जिले के गौहरगंज में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी सलमान को गुरुवार रात भोपाल से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद जब उसे गौहरगंज ले जाया जा रहा था तब पुलिस की गाड़ी उबैदुल्लागंज क्षेत्र के जंगल में पंक्चर हो गई थी और वहां उसने भागने की कोशिश की, तब उस पर गोली चलाकर उसको घायल किया गया। आज का सुविचार, तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मायने नहीं रखता। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।